वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस खान बिजनेस स्टडी में माई सेल्फ असलम खान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ बताइए दोस्तों कैसे हैं आप लोग। लीजिए दोस्तों, तो आखिर वो सब घड़ी आ ही गई जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। आप सभी लोग की विशेष मांग पर विशेष बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इनकम टैक्स की भी क्लासेज स्टार्ट करिए। तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक क्लास एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपका बेसिक, जैसे नाम से आपके स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, वो इनकम टैक्स। दोस्तों इनकम टैक्स जो कि बी कॉम के साथ साथ एम कॉम, साथ साथ बीबीए, एमबीए या ओवरऑल जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिस सीरीज में ओवरऑल इनकम टैक्स की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, साथ साथ ओवरऑल इनकम टैक्स की जितनी भी आपकी थ्योरी पोर्शन है, सारे थ्योरी पोर्शन को कवर करने के साथ यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम लोग समझेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ इसके सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और साथ साथ दोस्तों हर चैप्टर के एंड में आपको एटलीस्ट हम बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होंगे दोस्तों, उनको भी हम वहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ चैप्टर के एंड में उस चैप्टर की सारे रिवीजन क्लास को भी दोस्तों लेने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ओवरऑल तो दोस्तों तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए क्लास को लेकर दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में इनकम टैक्स की पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सीरीज बाय सीरीज, यहाँ पर लेक्चर बाय लेक्चर आपका क्लास चलता रहेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे दोस्तों टैक्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, टैक्स एक ऐसा वर्ड है जिससे हर व्यक्ति रूबरू है, जो हर एक स्टूडेंट जानना चाहेगा, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट हो। वो हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि पहले ये टैक्स क्या होता है दोस्तों। ठीक है, टैक्स क्या होता है, बाद में बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होते हैं, तमाम प्रकार के और वगैरह वगैरह, कस्टम ड्यूटी जैसे टैक्स क्या क्या होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन पहले आपके दिमाग में आता है कि टैक्स होता क्या है। तो दोस्तों समझते हैं हम लोग टैक्स क्या होता है। पहले इस बात को समझते हैं कि वास्तव में टैक्स क्या है दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं टैक्स होता है क्या है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे टैक्स की बात आपके दिमाग में आती है, चाहे वो आप कॉमर्स हो चाहे नॉन कॉमर्स हो, आपके दिमाग में एक ही सवाल आता होगा, टैक्स का मतलब सरकार हमसे किसी न किसी प्रकार से अगर जो भी पैसा हमसे लेती है, जो भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उन फैसिलिटियों को प्रोवाइड कराने के एवज में गवर्नमेंट हमसे जो भी पैसा वसूल करती है, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, टैक्स कहलाता है। वैसे अगर हम लोग टैक्स को समझे तो टैक्स का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या कह रहा है दोस्तों, अगर हम लोग इसको समझे तो कह रहा है कि वास्तव में देखा जाए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। इसका मतलब आप समझिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा वर्ड है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। अगर हम जिस भी समाज में, जिस सोसाइटी में अगर रहते हैं, तो वहाँ पे उस समाज में तमाम प्रकार के में गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो रहने के लिए फैसिलिटी हो, चाहे अगर बात करें रोड हो, चाहे अगर हम बात करें ब्रिजेज हो, चाहे डैम की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वाटर सप्लाई की बात करें, तो गवर्नमेंट हमें क्या करता है, एक प्रकार से फैसिलिटी देता है। और इन फैसिलिटी को देने के बदले में जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट हमें जब कुछ न कुछ फैसिलिटी देता है, तो उन फैसिलिटी को देने के एवज में गवर्नमेंट हमसे जब कुछ न कुछ आर्थिक रूप में कुछ न कुछ पैसा जब हमसे वसूल करता है, तो यही पैसा हमारा क्या होता है, उसका नाम रखा जाता है दोस्तों। उसका नाम क्या रखा जाता है, टैक्स। क्या नाम रखा जाता है दोस्तों, कर, इसको क्या बोलते हैं, टैक्स उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, टैक्स। और वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो तमाम प्रकार की जो भी फैसिलिटी मिलती है, चाहे वह रोड, नेशनल हाईवे हो गया, तमाम प्रकार के रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, डैम की व्यवस्था हो गई, तमाम प्रकार के ब्रिजेज जो हमारे होते हैं, तो इन सभी फैसिलिटी देने की बात करते हैं। तो इन सब फैसिलिटी देने के एवज में गवर्नमेंट हमसे क्या करता है, आम जनता से, आम व्यक्ति से, या तमाम प्रकार के जो भी और व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों से वो कुछ न कुछ
पैसा जो हमें वसूल करता है, वसूल हमसे करता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, टैक्स कहलाता है। एक्चुअली क्यों वसूल करता है इसके पीछे आप समझिएगा, क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर पैसा न रहे, तमाम प्रकार की फैसिलिटी हमें मिल रही है, क्या फैसिलिटी मिल पाएगा, तमाम प्रकार की अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि इसकी सहायता से सरकार क्या होता है, वो देश की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। और साथ साथ सरकार हमें क्या करता है कि जो विदेशी जो शक्तियां हैं, उन विदेशी शक्तियों से देश की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है दोस्तों, देश की सुरक्षा और कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है। क्या करता है गवर्नमेंट, जो अमीर व्यक्ति होते हैं या जिनके पास अच्छा खासा दौलत होता है, सरकार उनसे टैक्स के रूप में पैसा वसूल करता है और जन कल्याण योजनाओं, तमाम प्रकार के जो निम्न वर्ग व्यक्ति हैं उनको तमाम अलग अलग फैसिलिटी, हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट बड़े लोगों से मीन्स अमीर लोगों से पैसा लेता है तो उनको फैसिलिटी नहीं देता है, ऐसी कोई बात नहीं। सभी प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर देश जो हमारा सरकार है वो किस मान्यता पर आधारित है, वो समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, वो समाजवादी ढांचा से जुड़ी होती है। इसलिए सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वह ऐसे कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम लाए जिससे जो अमीर और गरीब, जो अमीर व्यक्ति हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके बीच की जो दूरी है उन दूरी को कम करने का प्रयास करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं जो गैप है, या गैप मतलब आप कह लीजिएगा जो खाई है, इस खाई को कम करने का प्रयास करता है। अतः अगर बात करें तो दोस्तों, इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए गवर्नमेंट को, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है। और वह धन या वह पैसा वो डायरेक्ट के रूप में हो सकता है, वह इनडायरेक्ट के रूप में भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो डायरेक्ट के रूप में पैसा हो सकता है, डायरेक्ट रूप में हो सकता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपसे सरकार पैसा लिया, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपसे डायरेक्टली न लेकर किसी दूसरे माध्यम से होकर आपसे पैसा अगर लेता है तो हमारा इनडायरेक्ट होता है। तो ओवरऑल आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि टैक्स क्या होता है। मीन्स सिंपल आप समझिएगा दोस्तों, टैक्स क्या है, सरकार हमें तमाम प्रकार की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उन फैसिलिटियों को प्रोवाइड कराने के एवज में सरकार जनता से या अन्य प्रकार के व्यक्तियों से जो भी पैसा वसूल करती है वार्षिक रूप में, उन वार्षिक रूप में जो पैसा वसूल करती है उसी पैसे को हम लोग टैक्स के नाम दिया गया दोस्तों, ठीक है, उसी का नाम दिया गया है, टैक्स का नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए और आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टैक्स की बात करें तो टैक्स में, उसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टैक्स में यहाँ पर हम लोग ओवरऑल इनकम टैक्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये ओवरऑल लेसन नंबर फर्स्ट है। अगर हम दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक पल आप और समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, कर से आशय। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि ओवरऑल क्या, ठीक है दोस्तों, कर आपको पूरी बातें समझ में आ गई कि टैक्स हमारा क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कर क्या होता है, सरकार हमें तमाम प्रकार की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए सरकार का राजस्व का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोतों में से एक है तो वह कर के रूप में दोस्तों, कर के रूप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है, जिससे सरकार क्या करती है, कानून व्यवस्था और साथ साथ जो हमारी विदेशी शक्तियां होती हैं उनसे सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करता है। और ऐसा करने के लिए सरकार को जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करता है, जनता से जब वो धन वसूल करता है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के बदले में, तो वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, टैक्स कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टैक्स। और ये टैक्स किसी भी रूप में हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये डायरेक्ट के रूप में हो सकता है दोस्तों और इनडायरेक्ट के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि ये इसके प्रकार के अंतर्गत आप देख सकते हैं। टैक्स अगर बात करें दोस्तों, तो टैक्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। एक हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कर, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। और ये हमारा क्या है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर। क्या है, अप्रत्यक्ष। तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। वैसे देखो टैक्स की अगर थोड़ा सा ब्रीफ में और थोड़ा समझाने का प्रयास करें, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि
क्या आप टैक्स देते हो? तो बहुत से लोग के दिमाग में यही आता होगा, नहीं हम टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। हाँ, अलग बात है कि हम डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। हम टैक्स तो देते हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, बल्कि किसी प्रकार के माध्यम के द्वारा हम लोग टैक्स पे करते हैं। जैसे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई वस्तु अगर आप खरीदते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उस वस्तु में या उस सामान में टैक्स का पैसा नहीं लिया? नहीं दोस्तों, बिल्कुल उस वस्तु में, उस सामान में गवर्नमेंट ने किसी न किसी प्रकार से वो टैक्स आपसे वसूल किया है, किसी न किसी प्रकार का आपसे टैक्स जरूर लिया है। चाहे अगर हम बात करें कोई कपड़ा खरीदिए दोस्तों, या किसी होटल या रेस्टोरेंट में आप जाइए, उसका बिल पे करिएगा, तो बिल पे करते समय भैया उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, और उस वैल्यू में गवर्नमेंट क्या करता है, किसी न किसी प्रकार से वो आपके टैक्स वसूल करता है। टैक्स किस रूप में हो सकता है? चाहे वह सर्विस टैक्स के रूप में हो सकता है, या फिर वह जीएसटी के रूप में हो सकता है। किसी न किसी माध्यम से वो आपसे, सरकार आपसे किसी न किसी माध्यम से वो आपसे टैक्स लेगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर किसी सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी का जो भी टिकट आपका होगा दोस्तों, जो भी टिकट का प्राइस होगा, उस टिकट के प्राइस में आप देखे होंगे, थोड़ा ध्यान से उसको देखने का प्रयास करिए। उस टिकट के प्राइस में टिकट का आपका अलग वैल्यू होगा, और उस पर जो भी चार्ज किया गया है टैक्स, वह टैक्स की वैल्यू अलग होगी। जैसे सपोज करिए, आप मान लीजिए कोई पिक्चर देखते थिएटर में जाते हैं, उसका टिकट मान लीजिए दोस्तों 300 रुपये उसका टिकट है। क्या रियल में इसका टिकट का दाम 300 है? नहीं दोस्तों, इसमें टिकट का जो दाम है, इसमें इसका मतलब ऑलरेडी इसमें टैक्स गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दिया है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पैसा दे रहे हैं, हम जहां पे जो सिनेमा हॉल जा रहे हैं देखने के लिए, वहां पर टैक्स हम दे रहे हैं दोस्तों, वहां पर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, और सिनेमा हॉल का जो भी हमारा ओनर होगा वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। तो अगर इसमें बात करें तो मान लीजिए हो सकता है इस पर 220 रुपया इसकी वैल्यू हो, और इस पर कह रहा है 80 रुपया हम आपसे टैक्स लेंगे। अब टैक्स कुछ भी हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का सर्विस टैक्स के रूप में हो सकता है। तो टैक्स जान लीजिए सरकार आपसे कहीं न कहीं माध्यम से लेता ही है। हाँ, अलग बात है कि आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं। डायरेक्ट टैक्स तब आप देते हैं जब आप कोई इनकम करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, और जो भी आप खुद इंडिविजुअली आप कमाते हैं, उस इंडिविजुअली इनकम पर अगर आप टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट ने आप पर टैक्स लगाया और आप ही उस टैक्स को पे करते हो, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों यहां दोनों को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से ध्यान समझिएगा, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर होता है जिसका किसी व्यक्ति, किसी हिंदू अविभाजित परिवार, HUF में बात कर रहा हूं दोस्तों, किसी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसी AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर यहां पर किसी प्रकार का कोई इंडिविजुअल, प्रकार का कोई भी इंडिविजुअल मेल अथवा फीमेल अगर वह इनकम कर रहा है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उसकी इनकम पर जब उससे टैक्स वसूल करता है, तो वह हमारा कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों डायरेक्ट टैक्स को कभी भी हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, या किसी को हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं कि नहीं भैया ये मेरा टैक्स है, आप टैक्स पे कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम उसको किसी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को स्विच नहीं कर सकते हैं कि हमारे इनकम पर भैया टैक्स आप दे दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। टैक्स का मतलब, डायरेक्ट का मतलब होता है आप पर लगा और आप ही उस टैक्स को पे करने के लिए लायबल होंगे, तभी जाकर वो हमारा डायरेक्ट टैक्स माना जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आपको डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमसे पूछा कि क्या आपके पास कोई इनकम है, क्या आप जॉब करते हैं? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स जॉब करते हैं। तो आपका जो इनकम हुआ, गवर्नमेंट ने आपके इनकम पर जो भी आपकी टैक्स लिमिट बनाई गई है, वो टैक्स लिमिट, उस टैक्स लिमिट को छोड़कर टैक्स लिमिट के ऊपर जो भी इनकम होगा दोस्तों, उस इनकम पर जो भी हमारा करंट ईयर का जो रेट चल रहा है, उस करंट ईयर के रेट के अकॉर्डिंग आपसे गवर्नमेंट इनकम टैक्स के रूप में पैसा वसूल। डायरेक्ट टैक्स में अगर बात करें दोस्तों, तो डायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो आपका इनकम टैक्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टैक्स है, तो इनकम टैक्स को यहाँ पर आपको पढ़ना समझना है, जो कि आपके सिलेबस में यही बातें हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर बात करें, आप टैक्स खुद न देकर किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया, होटल में, होटल का जो बिल होता है, हम एक साथ बिल का पेमेंट करते हैं, तो जीएसटी के साथ
जीएसटी के साथ या सर्विस टैक्स के साथ पे करते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमने होटल के मालिक को दिया, होटल के मालिक पर गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो होटल के मालिक ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। इसी प्रकार हम सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखें, मूवी देखने के बाद हम लोग उसको टिकट लेकर जो पैसा दिए थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सिनेमा हॉल के जो भी थिएटर का मालिक था उस मालिक से पैसा लिया टैक्स के रूप में, चाहे वह इंटरटेनमेंट टैक्स हो या सर्विस टैक्स के रूप में हो। तो ओवरऑल जब हम डायरेक्टली न देकर किसी दूसरे माध्यम से, ध्यान रखिए दोस्तों, मैं मान लो यहाँ एक दूरी की बात कर रहा हूँ, ये समझिए आप यहाँ से अगर आप डायरेक्टली ये जा रहे हैं, आप यहाँ तक, ये मान लीजिए आपका जो डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ये हमारा क्या डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसी को कई माध्यम से होकर आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो ये हमारा टैक्स क्या कहलाएगा दोस्तों, वह इनडायरेक्ट कहलाएगा, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और यहाँ डायरेक्टली अगर आप दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या है हमारा दोस्तों, ये डायरेक्ट टैक्स है। आई थिंक दोस्तों पूरी बातें आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टैक्स है दोस्तों, तो उन टैक्सों में अगर बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जो पढ़ना है वो है इनकम टैक्स। क्या पढ़ना है दोस्तों, इनकम टैक्स आपको पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टैक्स है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अभी हम लोग पूरी डायरेक्ट टैक्स को ही पढ़ेंगे। हाँ, बाद में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को भी समझेंगे, स्पेशली पूरी जीएसटी की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आई थिंक पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो थोड़ा सा देखिए, अब चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल आप जड़ से समझने का प्रयास करिए। मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो स्पेशली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिए ओवरऑल यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वो इनकम टैक्स दोस्तों, ठीक है। ये इनकम टैक्स की बात करें तो ये इनकम टैक्स में ये आपका देखिए स्क्रीन पे आपके क्या लिखा है, आपका इंट्रोडक्शन। आपको ओवरऑल पूरा इंट्रोडक्शन समझना है। ये आपके सिलेबस का लेसन नंबर पहला दोस्तों, ध्यान रखिए, लेसन नंबर पहला दोस्तों। और ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये मेरा स्क्रीन पे सबसे ऊपर लगा है, ये हमारे चैनल का खान बिजनेस स्टडी चैनल का ये लोगो लगा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें हम लोग समझते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आप पहले इस की पॉइंट को समझ लीजिए। मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, कि आप सबसे पहले इसके की पॉइंट को समझ लीजिए। तो ओवरऑल पूरे जो इनकम टैक्स का जो सिलेबस है दोस्तों, इस इनकम टैक्स के सिलेबस में मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं। हो सकता है कुछ किताब में चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, तो उसको ध्यान मत रखिएगा। ऑफिशियली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल साइट पर जिसका सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस में अगर बात करें तो टोटल आपको कुल 23 चैप्टर आपको पढ़ने दोस्तों, कुल 23 आपको चैप्टर पढ़ने हैं। एक काम करिए, सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, हाँ लीजिए। सबसे पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट निकालें, जिससे आपको ये मालूम चले कि ओवरऑल इनकम टैक्स में जो बेसिक एकदम बिल्कुल जड़ से हम समझ लीजिए, जड़ से हम इसका स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले समझिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा खान बिजनेस स्टडी क्लासेज में दोस्तों मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसको पहले की पॉइंट को नोट कर लीजिए कि ओवरऑल आपको की पॉइंट में क्या क्या पढ़ने दो। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। तो की पॉइंट में इसमें जो टोटल आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों, 23 चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों, और साथ साथ इसमें कुल मिलाकर, मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूं, मैं बार बार कर रहा हूं, इसमें 298 कुल मिलाकर आपको सेक्शन पढ़ने हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा। टोटल आपको 298 सेक्शन पढ़ने हैं, और ओवरऑल इसमें कितनी अनुसूची है, शेड्यूल्स कितने हैं दोस्तों, और टोटल हमारे कितने हैं, और 14 शेड्यूल्स है दोस्तों, ठीक है, और 14 शेड्यूल्स हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसके आर्टिकल 265, ध्यान रखिए दोस्तों, आर्टिकल 265 में इनकम मतलब टैक्स के बारे में प्रोविजन कहा गया है हमारे भारतीय संविधान में, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है।
हमारे संविधान के आर्टिकल 265 में इस बात का मेंशन रखा गया है कि अगर सरकार पब्लिक से किसी प्रकार का कोई टैक्स के रूप में पैसा वसूल करती है तो सबसे पहले इसका मेंशन, इस बात का उल्लेख, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है सरकार आपसे टैक्स किसी भी रूप में आपसे ले सकती है, नहीं, ऐसे कभी नहीं ले सकती है। इसका मेंशन इस बात में हमारे संविधान के आर्टिकल 265 में इस बात का मेंशन किया गया है और इस आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग ही सरकार जनता से टैक्स के रूप में पैसा वसूल करती है। दोस्तों ओवरऑल थोड़ी सी बातें और समझने का प्रयास करिए। ओवरऑल इस इनकम टैक्स की बात करें दोस्तों, इस इनकम टैक्स में जो आपको पहले लेसन में पढ़ना है, मैं यहाँ पर जो टोटल जो 298 सेक्शन है दोस्तों, इन 298 सेक्शन को इन डीप में पहले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और ओवरऑल 298 टोटल धाराओं के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों इस पूरे सीरीज में। तो आप हमारे सीरीज से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो आपको मिलता रहेगा वैसे वैसे इन डेप्थ में जाकर सारी सेक्शंस को आप डिटेल में पढ़िएगा, विद थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चले जाएंगे। तो इस पहले चैप्टर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस पहले चैप्टर में जो आपको सेक्शन पढ़ने हैं वो सेक्शन आपको 1 से 4 तक से पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। 1 से 4 तक आपको सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 4 क्या है, इन सब के बारे में देखो यहाँ पर भी आपके स्क्रीन पे लिखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी इसका स्क्रीन पे लिखा गया है दोस्तों। तो ओवरऑल आइए समझते हैं कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है और सेक्शन 4 में क्या है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए सेक्शन ए में जो आपका करा है वो करा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है कि इनकम टैक्स कैसे आया, ये किस प्रकार से आया, इसका टाइटल क्या है और ओवरऑल ये कैसे स्टार्ट किया गया है। मीन्स इसका स्टार्ट का डेट की बात करें दोस्तों, इसका कमेंसमेंट कब किया गया था और बाकी अगर बात करें तो क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, कब कब संशोधन किए गए थे, कौन कौन से बाद में संशोधन हो के कौन कौन से इनकम टैक्स एक्ट बने हैं, करंट टाइम में कौन सा है आपका इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो उसको लागू कब किया गया है, भारत के और शहर में अगर बात करें सिक्किम में लागू कब हुआ है, गोवा में लागू कब किया गया है, इन सारी बातों को बेसिक, बहुत छोटा सेक्शन है आपका है ये, इसमें आप सेक्शन 1 में समझेंगे ओवरऑल टैक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 जो आपका दोस्तों थोड़ा से बड़ा आपका, ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताएंगे, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया इनकम, हो गया इनकम का सेक्शन क्या है 2 सबसेक्शन 45, तो इनकम का सेक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों। साथ साथ आपको यहाँ पे ये पढ़ना होगा कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की क्या परिभाषा, उसको किस सेक्शन में रखे गए हैं, एसएससी की परिभाषा, असेसमेंट ईयर की परिभाषा क्या किस में रखा गया दोस्तों। ओवरऑल और सब महत्वपूर्ण बातों को, ओवरऑल और सारे महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। इनकम का हो गया, ठीक है। इसके बाद टोटल इनकम क्या होता है, ग्रास टोटल इनकम क्या होता है, ठीक है। इनकम के बारे में इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, तमाम प्रकार के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बाद सेक्शन जो आपका थर्ड दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के बारे में बता रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गत वर्ष, क्या बोलते हैं, गत वर्ष के बारे में डेफिनेशन आपको सेक्शन 3 देगा। और सेक्शन जो 4 आपका इंपॉर्टेंट है, करा है कि बेसिस चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ओवरऑल इनकम टैक्स चार्ज अगर किया जाता है तो किस बेसिस पर चार्ज किया जाता है, ये सारी बातें आपको विद सेक्शन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सेक्शन के थ्रू ओवरऑल 298 सेक्शन के बारे में हम लोग इन डेप्थ में पूरी गहराई में जाकर हम लोग सारे सेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों हम आपको संविधान के बारे में यहाँ थोड़ा सा और बता देना चाहेंगे। एक तो संविधान जो हमारा है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 265 में ये लागू किया गया है, बताया गया है कैसे कैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक हम आपको और आर्टिकल लेंगे जो 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची की अगर बात करें, 7वीं अनुसूची में उसके आर्टिकल 246, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये कई बार एमसीक्यू सवाल में पूछा गया है। और साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जिनको अच्छा खासा संविधान के बारे में जानकारी होगा, वे बिल्कुल जानते होंगे 7वीं अनुसूची के आर्टिकल 246 क्या है दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 246 में ये बताता है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या किया है,
चलिए, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया है। ठीक है दोस्तों, एक आर्टिकल 246 में एक लिस्ट बनाया है, जिस लिस्ट में अगर हम बात करें तो एक तो हमारा एक पहला जो लिस्ट है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा ये क्या करा है, आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा है दोस्तों, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में 3 सूची बनाई गई, ध्यान रखिएगा 3 लिस्ट बनाई गई है। अगर 3 लिस्ट में बात करें तो पहले नंबर पे आपका है यूनियन लिस्ट, मार्कर थोड़ा बदल लें, पहला आपका जो है यो है यूनियन लिस्ट, पार्टी दे, चलिए पहला अगर हमारा है दोस्तों तो यो है यूनियन लिस्ट। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और तीसरा जो हमारा है कॉन्करेंट, तो हम लोग बोलते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट संघ सूची। उसके बाद ये राज्य सूची है, और ये क्या है समवर्ती, देखिए समवर्ती। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यूनियन जो लिस्ट हमारा है उस यूनियन लिस्ट में तमाम प्रकार के जो भी केंद्र सरकार की जो सारी पावर है, सारी शक्तियों के बारे में आपका उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कानून, कौन कौन से अधिवेशन पारित कर सकता है, वो सारी लिस्ट हमारी जो बताई गई आर्टिकल 246 में, वो यूनियन लिस्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसमें हमें समझना है कि टैक्स ओवरऑल ये इनकम टैक्स है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का है, या आपका कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट कभी कभी होता है दोनों मिक्स, तो नहीं दोस्तों ध्यान रखिए, ये इनकम जो टैक्स आपका है ये क्या है, एक सेंट्रल टैक्स है, ये केंद्र सरकार के द्वारा इनकम टैक्स आय का एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वार्षिक कर होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात करें तो इनकम टैक्स जो है वो भारत के वित्त मंत्रालय के सीबीडीटी, ध्यान रखिएगा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड इसको हम लोग बोलते हैं, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें जितने भी हमारे सेना की बात करें, मिलिट्री के जो जवान होते हैं सेना, इसके बारे में सारा नियम कानून बनाने का अगर कोई पावर होता है तो ये यूनियन लिस्ट के पास होता है। ठीक है दोस्तों, ये यूनियन लिस्ट के पास होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें जो स्टेट लेवल का जो आपका लिस्ट होता है, इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि अपने राज्य, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरे भारत में, जैसे ये आपके इसमें सत्ता में जो सरकार आपकी भाजपा है सरकार, तो भाजपा सरकार, इसमें मोदी जी की हम बात करें तो इसमें सारा नियम कानून बनाने का अधिकार, सेना स्पेशली बात करें तो इनको दिया गया है। अब स्टेट की बात करें, स्टेट में जैसे पंजाब हो गया, दूसरा शहर मान लीजिए आपका राज्य हो गया, सॉरी शहर नहीं राज्य में बात कर रहा हूँ, तो दूसरे राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चल रही है, वो योगी सरकार की चल रही है, वो भी भाजपा का योगी सरकार चल रही है। तो इसमें तमाम प्रकार की, जैसे पुलिस की सेवा हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, तमाम प्रकार के जो नियम कानून होते हैं वह स्टेट लिस्ट में बनाए गए हैं, वो स्टेट लिस्ट में बनाए गए हैं। इसका मतलब ये इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक हमारा कॉन्करेंट है समवर्ती, जिसमें कुछ अधिकार आपको केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब यूनियन लिस्ट के द्वारा, कुछ हमारे पावर स्टेट लिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये तीनों बातों को दोस्तों आपको समझ में, थोड़ा समझ लीजिएगा। आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए थोड़ा से आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा से आगे और बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हमने आपको बताया कि ओवरऑल इनकम टैक्स में आपको कितने सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 1 से 4। इस पहले चैप्टर की बात हम करें दोस्तों, पहले चैप्टर में 1 से 4 तक आपको अलग अलग मैंने आपको बता दिया, आपका ये आपका सेक्शन वाइज डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर और बेसिस चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। आई थिंक पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, पूरी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक शॉर्टकट भाषा में आप समझ लीजिए, शॉर्टकट लैंग्वेज में इनकम टैक्स के डिफिनेशन की बात करें तो आयकर, आय पर लगने वाला, ध्यान रखिए दोस्तों, आय का नाम अगर आप लोग इसका संधि विच्छेद कर ले तो यह देखो क्या करा है, इनकम एक अलग बात है, दूसरा हमारा टैक्स अलग बात है। इनकम मतलब एक व्यक्ति जितने प्रकार से उसके सोर्सेस हैं, उस सोर्सेस से जो भी पैसा वो कमाता है वो उसका क्या कहलाता है, आय कहलाता है। और उस आय पर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, और बनाए गए नियम के अकॉर्डिंग जो भी निर्धारित दर चल रहा होता है
इस निर्धारित दर के आधार पर जब हम गवर्नमेंट को इस पर टैक्स पे करते हैं तो ये हमारा बन जाता है इनकम टैक्स, मीन्स आय पर लगने वाला कर। संधि विच्छेद को हम लोग करें तो आय पर लगने वाला एक वह महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वार्षिक कर होता है। क्या दोस्तों? ये आयकर, आय पर लगने वाला वह महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वार्षिक कर होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक साल में एक बार लगता है। और प्रत्यक्ष कर है मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट मतलब जिस पर लगेगा वही व्यक्ति टैक्स पे करेगा, जो कि प्रत्येक प्रकार के जितने भी एसएससी होते हैं। एसएससी नया वर्ड भी आपको समझाएंगे, एसएससी का क्या टर्म होता है, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं करदाता। मीन्स आप समझ लीजिएगा टैक्स पेयर, नॉर्मली भाषा में आप समझ लीजिएगा टैक्स पेयर। ठीक है, टैक्स पेयर मीन्स इसको वास्तव में इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? एसएससी। एसएससी करदाता, इसको भी आपको या डेफिनेशन जब शुरू करेंगे इसमें समझाएंगे आपको। करदाता जो प्रत्येक करदाता द्वारा वर्ष भर में मीन्स एक साल में कमाई की गई कुल टैक्सेबल इनकम पर, ध्यान रखिए दोस्तों, कुल टैक्सेबल इनकम पर ये लगाया अथवा वसूल किया जाता है। और दूसरी बात मैंने बताया कि इनकम टैक्स वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करता है। और उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके बोर्ड का नाम क्या रखा गया है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो काम करता है दोस्तों। तो आई थिंक पूरी बातें आपको कुछ समझ में आ रही होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इनकम टैक्स के बारे में, डेफिनेशन के बारे में आप समझ चुके होंगे ओवरऑल। अगर शॉर्टकट में अगर आपसे कोई कहे इनकम टैक्स का मीनिंग क्या है, तो इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया होगा। आयकर, आय पर लगने वाला एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष वार्षिक कर होता है, जो सभी प्रकार के करदाताओं द्वारा वर्ष भर में कमाई की गई कुल कर योग्य आय पर लगाया अथवा वसूल किया जाता है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ध्यान रखिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम करता है। और उसके लिए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, बार बार कराओ, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ये लगाया अथवा वसूल किया जाता है। ये बातें सारी आपको आई थिंक, मुझे लग रहा होगा आपको पूरी बातें समझ में आ गई। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में आपका क्या करा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, करा आयकर किसे देना होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, क्या करा है? आयकर किसे देना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। करा है हु इज एलिजिबल टू पे द इनकम टैक्स, मीन्स आपको ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इन इंडिया में इनकम टैक्स जो करंट ईयर में जो चल रहा है, ध्यान रखिए दोस्तों, मैं असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात कर रहा हूँ। इस असेसमेंट ईयर में क्या स्लैब रेट चल रहा है, क्या टैक्स का रेट चल रहा है। और इसके ठीक पहले वर्ष जो हमारा होता है दोस्तों, वो कहलाता है प्रीवियस ईयर। बोले तो 2021 और 22 ये होता है प्रीवियस ईयर में आप कमाते हैं और इस साल हम लोग इसको टैक्स देते हैं। तो क्या कर रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इनकम टैक्स देना हो। ध्यान रखिए, तो आपको मालूम होगा कि ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल कर योग्य आय, ध्यान रखिए, टोटल टैक्सेबल इनकम की बात करें, क्या बात करें दोस्तों? टोटल टैक्सेबल इनकम, कुल कर योग्य आय, अगर वह निर्धारित कर मुक्त सीमा से, जो टैक्स लिमिट बनाई गई दोस्तों, ये टैक्स लिमिट, अभी टैक्स लिमिट क्या होता है? टैक्स लिमिट से यदि अधिक होता है तो ऐसा सभी प्रकार का व्यक्ति टैक्स देने के लिए बाध्य होगा। ऐसा सभी प्रकार का व्यक्ति जिसका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो टैक्स लिमिट से यदि अधिक होता है तो वह व्यक्ति इन इंडिया में वो टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। यानी कि अब बात आती है टैक्स लिमिट क्या है, थोड़ा टैक्स लिमिट को समझ लीजिए। टैक्स लिमिट के लिए सरकार ने क्राइटेरिया बनाया गया है, लेकिन ध्यान रखिए टैक्स लिमिट वो हर साल का आपका अलग अलग भी हो सकता है। अभी करंट ईयर में क्या चल रहा है, हो सकता है इसके पहले अलग रहा हो सकता है आने वाले समय में इसका लिमिट आगे हो सकता है। अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो ऐसा किसी प्रकार का इंडिविजुअल, एचसीएफ महिला अथवा कोई भी पुरुष, ठीक है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसका एज किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यक्ति जो मैंने नाम बताया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनका एज 60 साल के अगर अंदर होता है तो उसकी जो टैक्स की जो लिमिट बनाई गई दोस्तों, वो क्या बनाया गया? 2,50,000। मीन्स इसका मतलब ये लिमिट बना दिया गया है
कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से, यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले साल की 31 मार्च को, अगले साल की 31 मार्च को समाप्त होती है, इस एक साल में अगर आपकी कमाई 2,50,000 रुपए तक होता है तो ये आपकी टैक्स लिमिट हो गई। मीन्स टैक्स की लिमिट मतलब आपको 2,50,000 रुपए की इनकम तक आपको टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मीन्स आपका ये क्या होता है, एग्जम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एग्जम्प्ट का मतलब होता है वो आपका माफ है। गवर्नमेंट खुद कह रहा है आपसे कि आपका 2,50,000 रुपए तक इनकम क्या है, माफ है। इसके ऊपर जितना भी आपका इनकम होगा, इसके ऊपर मीन्स इसके ऊपर 2,50,000 के ऊपर जितना भी आपका इनकम होगा उस पर निर्धारित दर से, मीन्स जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स के रेट को भी बढ़ा देता है। ये टैक्स के फीसेस की बात करता है, ये प्रोग्रेसिव होता है दोस्तों। यानी कि प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। मीन्स जैसे जैसे अगर आपकी कमाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स का रेट भी बढ़ा देता है। तो आपको अभी ये सब बातें नहीं समझना है, ये सब बातें हमको अगले वीडियो में बताएंगे कि टैक्स लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ये समझना है कि जो मैंने आपको ये बताया कि टैक्स लिमिट क्या है, तो टैक्स लिमिट का मतलब होता है कि आपका कहां तक पैसा रहेगा, माफ है। तो दोस्तों अगर आपका कमाई, मैं 60 साल के अंदर की बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान रखिए, एक वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनका उम्र 60 साल के ऊपर होता है, 80 साल के अंदर होता है, उनके लिए 3 लाख रुपए इसका लिमिट रखा गया है। अगर वह 60 वर्ष से प्लस हो और कहाँ तक हो, 80 साल तक हो, तो इनके लिए लिमिट क्या रखा गया दोस्तों, वह 3 लाख। सारी बातें आपको बताएंगे। एक व्यक्ति वे भी होते हैं जिनका एज मोर देन 80 ईयर, 80 के प्लस होते हैं, जहां तक वो जी सके दोस्तों, जहां तक वो जी सके, वहां के ऊपर अगर देखा जाए तो उसकी जो लिमिट बनाई गई दोस्तों वो 5 लाख रुपए, उसकी लिमिट क्या है, 5 लाख। तो ये टैक्स लिमिट मीन्स आपको यहाँ ये वर्ड समझना था कि आयकर किसे देना होता है, हु इज लेबल टू पे द इनकम टैक्स। तो ध्यान रखिए, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जिसका गत वित्तीय वर्ष में कुल कर योग्य आय, गत वित्तीय वर्ष में कुल कर योग्य आय जो है वह करमुक्त सीमा से अगर अधिक होता है तो वह व्यक्ति इन इंडिया में इनकम टैक्स चुकाने के लिए लायबल है दोस्तों। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों, बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं को थोड़ा समझते हैं कि इसकी ओवरऑल क्या विशेषताएं, इसकी क्या ओवरऑल विशेषताएं, थोड़ा विशेषताओं को समझते हैं। कह रहा है कि देखिए, ये अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी लिखा है दोस्तों, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो कह रहा आयकर की विशेषता है साइलेंट फीचर ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों क्या करा है, साइलेंट फीचर ऑफ इनकम टैक्स। तो ओवरऑल मैंने अभी इनकम टैक्स के ऊपर डेफिनेशन में ही मैंने बताया कि इनकम टैक्स क्या है, वह महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष ध्यान है कि दोस्तों मैं क्या बोला था, प्रत्यक्ष बोले तो डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, सीधी सी बात है। डायरेक्ट टैक्स की बात मैं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट टैक्स वह आपका टैक्स होता है, मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता दिया। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है और वही व्यक्ति उस कर को चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जिस पर लगा, जिस व्यक्ति के ऊपर इसका भार पड़ा, वही व्यक्ति इस प्रकार के टैक्स को चुकाएगा। तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर। तो ये हिंदी में पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पूरा बना लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गया था। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। दूसरा आपका करा ये इट इज द इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। दूसरा करा इनकम टैक्स इज ए सेंट्रल टैक्स। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो हमारा संविधान है उसकी आर्टिकल 246 में यूनियन जो लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका जो पूरा जिम्मा है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है, जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्स है उन सारे टैक्स को रेगुलेट करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, केंद्रीय कर है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय कर है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी इसकी जो साइलेंट फीचर करा है वो करा है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम मींस आयकर जो है वो कुल आय पर लगाया जाता है। आयकर जो है वो कुल आय पर लगाया जाता है और कुल आय को ही हम लोग कुल टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग टैक्सेबल
टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। और इसकी गणना जो टोटल जो आपका है टोटल इनकम, इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं उसके प्रोविजंस के बकाया बताए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये कुल आय पर कर लगता है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल पर लगता नहीं, तो ये कुल आय पर लगता है। इसके बाद अगला जो आपका कर रहा है एग्जम्प्टेड लिमिट ऑफ इनकम, मीन्स यहाँ पर एक कर मुक्त सीमा को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे मैंने की बताया 60 साल के अगर अंदर रहते हैं तो उन सभी प्रकार के व्यक्तियों का जो लिमिट बनाया गया वो क्या है, 2,50,000 रुपए तक ये माफ बताया गया है। तो इसकी एक लिमिट है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक के लिए लिमिट क्या है, 3 लाख है। और एक आएंगे 80 के ऊपर जिनको बोलते हैं अति वरिष्ठ नागरिक, सुपर सीनियर सिटीजन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए तक माफ है। चलिए अगला जो आपका विशेषता क्या रहा है इसका, वो क्या है, इट इज द प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट टैक्स के रेट को भी बढ़ाती जाती है। जैसे थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा बताया गया है कि आपका देखिए ये 2.5 लाख रुपए जो आपका है, ये 2.5 लाख रुपए तक है, वो टैक्स लिमिट हो गया, ये आपका माफ हो गया। इसके बाद अगर आपकी कमाई 2,50,000 से ऊपर होता है, 2,50,000 से आपका अगर ऊपर होता है, चलिए हाँ 2,50,000 से अगर आपका ऊपर होता है, और कहां तक हो रहा है दोस्तों, इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक है, 2,50,000 से ऊपर है और कहां तक है, 5 लाख रेंज बना दिया गया है। तो इसके लिए 5% टैक्स का रेट बताया गया है। अगर आपकी कमाई क्या है, 5 लाख से ऊपर है और कहां तक दोस्तों, 10 लाख तक रेंज बनाया गया है, तो ये इसका रेट करा है एट द रेट ऑफ 20% है। और इसके बाद 10 लाख के ऊपर हो, कितना भी हो ऊपर हो दोस्तों, ध्यान रखिए 10 लाख के ऊपर कितना भी आपका कोई इनकम होता है, उस इनकम पर आपको एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ 30%, ध्यान रखिए दोस्तों। मैं आपसे यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या लेता, पहले 5% था, फिर क्या हो गया 20% हो गया, फिर क्या हो गया 30% हो गया। इसलिए प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता हुआ, ध्यान रखिए यहाँ पर टैक्स का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, अभी 2.5 लाख रुपए तक माफ था तो नो टैक्स, 2.5 लाख के ऊपर हुआ, रेंज आपने बताया कि 5 लाख है, जी बिल्कुल सर सही बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये रेंज एक प्रकार से रेंज बनाया गया है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होगा तो एट द रेट ऑफ कितना लगेगा दोस्तों, 5% लगेगा। फिर कमाई आपकी बढ़ी, 5 लाख के ऊपर हुआ, कहाँ तक हुआ 10 लाख के बीच, तो 20%। इसके बाद 10 लाख के ऊपर जाए जितना भी हो बेटा, कितना भी हो दोस्तों, कितना भी हो गाइस, कि ओवर 10 लाख के ऊपर जितना भी आपका होता है वो सारे इनकम पर एट द रेट ऑफ 30 आपका 30, चाहे 1 करोड़ चाहे 2 करोड़ चाहे 10 करोड़ कितना भी हो, वो हमारा क्या लगेगा दोस्तों, वो 30% की दर से लगता है दोस्तों। तो प्रोग्रेसिव का मतलब समझ में आया, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे का रेट बढ़ रहा है। इसकी अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, सरचार्ज क्या करा दोस्तों, सरचार्ज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अधिभार। अधिभार का मतलब होता है टैक्स के अमाउंट पर, ध्यान रखिए जो भी टैक्स का आपका अमाउंट होगा उस टैक्स के अमाउंट पर कुछ अलग से पैसा, कुछ अलग से टैक्स लगता है, जिसको हम लोग सरचार्ज के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, सरचार्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका रेट अलग अलग दिया गया है दोस्तों। सरचार्ज पर एक हम आपको अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों, इस पर अलग अलग तरीके से ये आपका लगाया जाता है। तो इस पर हम आपको एक अलग से वीडियो बताकर समझाएंगे कि सरचार्ज क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा कर। ध्यान रखिए दोस्तों, ये इनकम टैक्स और प्लस सरचार्ज, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, जो आता है उसमें फिर हम लोग ऐड करते हैं, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ईसी, एजुकेशन सेस। क्या बोलते हैं इसको, एजुकेशन सेस, जो कि करंट टाइम में कितना है, 4% की दर से वो आपके इसी इनकम में दोबारा जोड़ दिया जाता है। तो जो आपका आता है वो हमारा कहलाता है टोटल। मीन्स दोस्तों क्या समझ में आया, सबसे पहले इनकम टैक्स निकालिएगा, इनकम टैक्स निकालने के बाद जो भी सरचार्ज का जो रेट बताया गया है, जो भी प्रोविजन बता रहा है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सरचार्ज निकालिए। यदि है, इसकी भी लिमिट है, आगे हम बताएंगे आपको, है तो उसको ऐड करिए। अब इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को ऐड करिए, यहाँ पर ऐड करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगा, उस वैल्यू का, इस वैल्यू का 4%, ध्यान रखिए इस वैल्यू का
4% निकाल के इसी में ऐड करना है दोस्तों। इसी में ऐड करेंगे तो जो निकलेगा हमारा क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। इसकी जो सबसे अंतिम विशेषता है दोस्तों, इसका प्रशासनिक क्या है, तो मैंने इसकी प्रशासनिक के बारे में आपको पहले बता दिया था कि आयकर लगाने और वसूल करने का जो आपका जिम्मा है वो भारत के वित्त मंत्रालय की CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया अथवा वसूल किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इनकम टैक्स के द्वारा लगाया अथवा वसूल किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं आयकर विभाग होता है। उस आयकर विभाग के द्वारा ये लगाया अथवा वसूल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई आपके दिमाग में कोई क्वेरी, कोई प्रश्न बन रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके।